हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्ती से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को बताए थे कि हम लोग का एक प्रयास ये भी रहेगा कि सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय के साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी प्रयास करें। तो हम आपको बताए भी थे कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग किसी भी चैप्टर को अच्छा से तैयार कर लें एग्ज़ाम से आने से पहले। तो एग्ज़ाम के आने से पहले हम लोग की अच्छी तैयारी ऑब्जेक्टिव में भी हो जाए, क्योंकि जितनी भूमिका सब्जेक्टिव के आपके एग्ज़ाम में है उतना ही अच्छा खासा वेटेज जो है ऑब्जेक्टिव का भी है, लगभग आधा आधा का है। तो सर इसके लिए हम लोग क्या करें? तो इसके लिए हम बताए भी थे कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज में पूरे होल चैप्टर का नहीं, मतलब पूरे एक साथ पहला चैप्टर का टोटल क्वेश्चंस नहीं, हम लोग एक चैप्टर के टॉपिक वाइज, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, टॉपिक वाइज में एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो हम लोग टॉपिक वाइज में कैसे पढ़ने वाले हैं, आगे का वीडियो क्या है आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। पर आज का जो टॉपिक है सुन लीजिए। भारत क्लास का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत तथा आवेश के क्षेत्र के कई टॉपिक्स को हम बांट के पढ़ सकते हैं, जिनमें से पहला जो टॉपिक हम बांट के पढ़ने वाले हैं वे है वैद्युत आवेश। सर और कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं? तो इसमें और सारे टॉपिक हैं, जैसे वैद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत रोधी, विद्युत आवेश के मूल गुण क्या हैं, कूलाम के नियम क्या हैं, बहुल आवेशों के बीच का बल क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, इन्हें इत्यादि इत्यादि पढ़ना। तो क्या सर सब टॉपिक का एक ही साथ पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग टॉपिक में आज पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वैद्युत आवेश, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज से हम 25 क्वेश्चंस को बना के लाए हैं, जिनको आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और बार बार इस वीडियो को 2 से 3 बार देखकर 25 के 25 क्वेश्चंस और जो भी डिस्कशंस बता रहे हैं वह सारे दिमाग में आपके छप जाने चाहिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। पहला, इलेक्ट्रिसिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हम पहला क्वेश्चन तो ले रहे हैं, पर इसके डिस्कशन से हम 3 क्वेश्चंस बनाएंगे। पहला, इलेक्ट्रिसिटी शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है और इलेक्ट्रॉन ग्रीक भाषा का शब्द है। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन से बना है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एम्बर। एक बार फिर से बोल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी शब्द इलेक्ट्रॉन से आया है और यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एम्बर। तो क्वेश्चन सुनाइए, इलेक्ट्रिसिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बना लीजिए, बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो इलेक्ट्रॉन शब्द का मूल अर्थ क्या है? एम्बर है। अगला क्वेश्चन बनाइए, सबसे पहले आवेश की घटना को किसने देखा? अब इसके लिए डिस्कशन सुनिए। लगभग 600 ईसा पूर्व में ग्रीक के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। फिर से सुनिए, 600 ईसा पूर्व में ग्रीक के दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने एम्बर को जब एम्बर को रगड़ा तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो कोई पूछे कि सबसे पहले आवेश की घटना को किसने देखी? तो जो देखने वाले थे वह कौन थे? थेल्स। कैसे देखे? तो जब एम्बर को किसी वस्तु से रगड़े तो वे हल्की हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो सबसे पहले आवेश की घटना को किसने देखा? थेल्स ने देखा था। अगला, एम्बर को रगड़ने पर किस प्रकार का प्रभाव देखा जा सकता है? थेल्स ने एम्बर को जब रगड़ा था तो क्या किया था? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षण किया था। बताए भी थे कि थेल्स जब एम्बर को रगड़े तो हल्की हल्की छोटे छोटे कण, कागज के टुकड़े, मिट्टी के कण को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो आवेश को देखने का पहला प्रयास थेल्स के द्वारा, और एम्बर को रगड़ने पर किस प्रकार का भाव होता है? तो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षण करने का प्रभाव होता है। अगला, पांचवा क्वेश्चन, कांच के छड़ को, अच्छा इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए पर हम यहां से डिस्कशन बता दें। देखिए, इस वाले क्वेश्चन से आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बने हुए भी हैं, ध्यान क्या रखना है। 2 छड़ लीजिए, एक कांच का छड़, एक प्लास्टिक का छड़, आपके एनसीईआरटी में है। कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया,
प्लास्टिक के छड़ को सुमर फर, सुमर को इंग्लिश में फर कहते हैं, और सुमर और फर का मतलब होता है किसी भी जानवर का मुलायम चमड़ा या उसकी बाल, खरगोश का बाल जो है, तो फर या सुमर का मतलब होता है चमड़ा या किसी भी जानवर का जो बाल होता है उससे। तो कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा और प्लास्टिक के छड़ को सुमर से रगड़ा जाएगा। जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं और प्लास्टिक को सुमर से रगड़ते हैं, तो कांच को जब रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पर प्लस और रेशम पर माइनस। प्लास्टिक को जब सुमर से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक पर माइनस और सुमर पर क्या है, प्लस। सर कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे प्लास्टिक प्लस नहीं है, प्लास्टिक प्लस नहीं है, जैसा है वैसा नहीं है। तो प्लास्टिक प्लस नहीं है तो प्लास्टिक पर माइनस हुआ तो सुमर पर प्लस हो जाएगा। और कांच के छड़, क्योंकि छड़ दो है, कांच और प्लास्टिक, तो प्लास्टिक पर प्लस नहीं है तो कांच पर प्लस हो जाएगा। तो कांच के छड़ पर प्लस, प्लास्टिक पर माइनस, रेशम पर माइनस, सुमर पे क्या होगा, प्लस। अब यहां से क्वेश्चन बनाइए। कह रहा है कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जा रहा है, तो हम दूसरा वाला याद रखेंगे कि प्लास्टिक पर प्लस नहीं है, तो प्लास्टिक पर प्लस नहीं है तो किस पे प्लस है, कांच पे प्लस है। तो जब कांच पे प्लस है तो रेशम पर क्या होगा, माइनस होगा। अब कह रहा है कि कांच के छड़ पर जब रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच पे कौन सा आवेश होगा, तो कांच पे धनात्मक आवेश होगा। रेशम पे पूछता तो ऋणात्मक आवेश होता। अगला क्वेश्चन सुना, इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन लेकर आए, बनाइए अगला। प्लास्टिक के छड़ को सुमर से रगड़ने पर, तो प्लास्टिक पर प्लस नहीं है, तो प्लास्टिक पर अगर पूछेगा तो माइनस बताएंगे और सुमर पर पूछेगा तो प्लस। पढ़ो अब, प्लास्टिक के छड़ पर सुमर से रगड़ने पर, तो प्लास्टिक के छड़ को जब हम सुमर से रगड़ते हैं तो किस प्रकार का आवेश होता है, तो यहाँ प्लास्टिक का पूछा है तो प्लास्टिक पर ऋणात्मक आवेश, और सुमर पर पूछता तो क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश। अगला क्वेश्चन, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का नामकरण बताने का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। किनको जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो अगर कोई पूछे कि आवेश का नामकरण करने का श्रेय सबसे पहले किसने किया, धनात्मक ऋणात्मक आवेश को, तो वे कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अगला, सजातीय आवेश आपस में क्या करते हैं, आपको भी पता है। सजातीय आवेश प्लस प्लस माइनस माइनस, जब दो प्लस प्लस पास हो तो प्रतिकर्षित, या दो माइनस माइनस पास हो तो परिप्रतिकर्षित, पर एक प्लस दूसरा माइनस हो तो आकर्षित करते हैं। तो सजातीय मतलब समान आवेश हो, यानी दोनों प्लस हो तो दोनों प्लस हो, तो सजातीय आवेशों के बीच होता है प्रतिकर्षण, और विजातीय होता तो क्या कहते हैं, आकर्षण। तो अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, खुद बनाइए। क्या है? विजातीय आवेश आपस में क्या करते हैं, तो विजातीय आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। आप क्वेश्चन साथ साथ बनाते रहिएगा और लास्ट में कमेंट करिएगा कि कितना क्वेश्चन हमने सही किया। सामान्य अवस्था में वस्तु कैसी होती है, तो सामान्य अवस्था में न तो उसको रेशम से न सुमर से रगड़ा जा रहा हो, तो कांच या प्लास्टिक या सुमर या रेशम, किसी पर कोई आवेश होता नहीं है। जब किसी पर कोई आवेश नहीं होता है तो उसको कहते हैं कि उदासीन होता है। तो कोई कहेगा कि सामान्य अवस्था में कैसा होता है, तो सामान्य अवस्था में वस्तु उदासीन होती है। सामान्य अवस्था में वस्तु कैसी होती है, उदासीन होती है। अगली बात, रगड़ने की प्रक्रिया में नया आवेश उत्पन्न होता है या नहीं, कहेंगे कि नहीं। रगड़ने की प्रक्रिया में नया आवेश उत्पन्न होता है या स्थानांतरण होता है, तो कहेंगे नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि आवेशों का हस्तांतरण होता है। रेशम का कांच में जाना या कांच का रेशम में आना, सुमर का प्लास्टिक में जाना या प्लास्टिक का सुमर में आना। तो रगड़ने की प्रक्रिया में आवेश उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि आवेशों का हस्तांतरण होता है, एक का आवेश दूसरे में, दूसरे का पहले में। तो कहेंगे कि आवेशों का क्या होता है, हस्तांतरण होता है। ध्यान रखिएगा कि आवेश का हस्तांतरण होकर प्लस या माइनस होता है। आवेश न तो बनाए जा सकते हैं, नहीं नष्ट किए जा सकते हैं, बस एक आवेश को दूसरे आवेश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम।
तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि रगड़ने की प्रक्रिया में आवेश न तो उत्पन्न होते हैं न स्थानांतरण होते हैं, बल्कि न तो उत्पन्न होते हैं नहीं नष्ट होते हैं, स्थानांतरण होते हैं। क्या होते हैं? स्थानांतरण होते हैं। अगला, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का आवेश का वहन करता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक आवेश। कितना ऋणात्मक आवेश? तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। कितना? 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे किस प्रकार का आवेश होता है? तो कहेंगे कि वह होता है ऋणात्मक। कितना होता है? तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगला, आवेश का संरक्षण नियम क्या है? आवेश का संरक्षण नियम क्या है? तो आवेश का संरक्षण मतलब क्या? बचाव। तो आवेश का संरक्षण आवेश को बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा नहीं, कुल आवेश क्या करेगा? नियत रखेगा। आवेश का संरक्षण नियम कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बस आवेशों का हस्तांतरण होता है। तो कोई पूछेगा कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है? तो कुल आवेश नियत रहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आ रहा होगा। अगला जिन टॉपिक के बारे में चर्चा होने वाली है वे है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है सर? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक उपकरण है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका काम है किसी वस्तु पर आवेशित हुआ है या नहीं, या कोई वस्तु आवेशित हुआ है या नहीं, इसकी पता लगाना। तो कोई पूछे कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग क्या है? तो किसी वस्तु पर आवेशों का पता लगाना। बस वस्तु पर आवेशों का पता लगाना। वस्तु पर कितना आवेश है इसकी चर्चा नहीं करता है। तो कोई पूछे कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है? तो कहेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक उपकरण है जो आवेशों का पता लगाता है। सर इसका नाम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्यों है? क्योंकि इसमें जो दो पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा, दो पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा, वह दोनों पत्थर किसकी बनी होंगी? सोना की बनी होंगी। तो यह एक उपकरण है जिसमें दो पत्थर बने होते हैं, दोनों पत्थर सोना की होती है, इसलिए इसका नाम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। क्या करता है? तो किसी वस्तु पर आवेशों का पता लगाता है। कितना है, कितना कूलम आवेश है, कितना कूलम आवेश नहीं है, इसकी कोई पता नहीं लगाता है। मात्रा को नहीं बताता, बस उपस्थिति को बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश है कि नहीं है। तो किसी वस्तु पर आवेश होगा तो उसका फैलाव हो जाएगा, उसका पत्थर क्या हो जाएगा? फैलाव हो जाएगा। तो आइए इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बनाते हैं। कोई पूछेगा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आवेश के पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला, विद्युतदर्शी, उसी की बात हो रहा है। विद्युतदर्शी में पत्तियों का फैलाव किसका संकेत देता है? बनाइए। पत्ती का फैलेगा किसके कारण से? तो जब वस्तु पर आवेश होगा तो आवेश के कारण से वस्तु का फैलाव होता है। तो आवेश की उपस्थिति जब वहां पर होगी तो पत्तियों में फैलाव होगी। अगला, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में किस धातु की बनी होती है? अभी बताया कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का नाम स्वर्णपत्र इसीलिए है कि उसमें किस का प्रयोग किया गया है? सोना का। अगला, विद्युतदर्शी से आप क्या माप सकते हैं? तो विद्युतदर्शी से हम आवेश की उपस्थिति को माप सकते हैं। विद्युतदर्शी से हम क्या माप सकते हैं? आवेश की उपस्थिति को माप सकते हैं। अगला, सबसे पहले विद्युत और चुंबकत्व का संबंध का पता किसने लगाया? चलिए, यहाँ से अब कुछ साइंटिस्टों का नाम आएगा जिनके बारे में आप इस चैप्टर में शुरुआत है, पर आगे के चैप्टर में आप विस्तृत से इसको पढ़े हुए भी हैं। अब कह रहा है कि सबसे पहले विद्युत से चुंबक बनाने का प्रयोग किसने दिखाया था? आपको ध्यान है कि हमने कई चैप्टर में इस तरह से पढ़ा हुआ है कि विद्युत से चुंबक बनाना, चुंबक से विद्युत बनाना, फिर विद्युत और चुंबक को आपस में मर्ज कर देना। तो आपको पता होगा कि विद्युत से चुंबक बनाने की जो प्रक्रिया है यह किसने बताया था? सर न्यूटन तो बल है। थेल्स साहब ने आवेश को पहली बार देखा था। फैराडे चुंबकीय प्रेरण, चुंबक से विद्युत बनाने का श्रेय किसको जाता है? फैराडे को। पर यह चुंबक से विद्युत नहीं है, विद्युत से चुंबकत्व बनाना है। तो विद्युत से चुंबकत्व बनाने वाले कौन है? ऑरस्टेड है। तो विद्युत से चुंबकत्व बनाने का संबंध का पता किसने लगाया? तो वह है आपके ऑरस्टेड साहब। ऑरस्टेड साहब ने क्या किया कि जब किसी तार से धारा को प्रवाहित किया तो उसके पास रखा चुंबकीय कुंडली क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाता है। बशर्ते इसको सेपरेट करके पढ़ाए भी हुए हैं, आपको ध्यान होगा तो। क्या पढ़ाए हुए हैं कि जब किसी चालक तार के पास चुंबक रखा जाता है और चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है।
ऑरस्टेड साहब का प्रयोग पढ़ाए हैं तो आपको ध्यान होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑरस्टेड का कौन सा प्रयोग किया, कौन सा प्रयोग किया था अभी बताएं। विद्युत से चुंबक बनाने का प्रयोग किया ऑरस्टेड साहब ने। तो ऑरस्टेड साहब ने प्रयोग में क्या किया, तो धारा को वहन करने वाले चालक के पास चुंबकीय सुई का विचलन कराया। वही तो ऑरस्टेड का प्रयोग है, विद्युत से चुंबक बनाना। अगला धारा वहन करने वाले चालक के चारों तरफ क्या है, जब धारा चल रहा है तो देखिए यहाँ ऑप्शन विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो कोई कहेगा धारा वाहन करने वाले चालक के चारों तरफ क्या है, तो विद्युत क्षेत्र भी है और क्या है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। क्योंकि विद्युत धारा है तो उसमें धारा तो होगी ही होगी, पर किसी एक को अगर चुनने का मौका है तो क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि विद्युत है तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, पर उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र होगा। यह किसके पर्पज से बनाया जा रहा है, ऊपर तीन वाले ऑरस्टेड से बनाया जा रहा है कि विद्युत धारा से क्या बनता है, चुंबक। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे, चुंबकीय क्षेत्र। हालांकि आंसर दोनों हो सकते हैं। अगला, एम्पियर किसका अध्ययन कराए थे, आपको याद है एम्पियर का नियम पढ़ाए थे, एम्पियर का नियम बताए थे। एम्पियर ने क्या बताया था, एम्पियर ने बताया था कि विद्युत धारा से चुंबकीय बलों का अध्ययन होता है। विद्युत धारा से चुंबकों बनाने का प्रयोग के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट ऑरस्टेड है, पर उस पर कितना बल लगेगा, विद्युत धारा से जो चुंबक बनेगा तो उनके बलों के बारे में जो बताए, एम्पियर का अध्ययन कर रहे थे। एम्पियर के नियम में हम आपको पढ़ाए हुए भी थे कि जब किसी चालक तार से धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, और यह चुंबक कितना बल लगाएगा, तो एम्पियर का नियम बताता है चुंबकीय धारा और चुंबकीय प्रभाव को किसको बताएगा, बताइए। तो यह धारा के चुंबकीय प्रभाव को, धारा का चुंबकीय प्रभाव कितनी होगी, इसके बारे में बताने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है, एम्पियर का। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव कितने होंगे इसके बारे में बताने का श्रेय किसको जाता है, एम्पियर को जाता है। अगला 22वां क्वेश्चन, फैराडे का सिद्धांत किसने सिद्धांत को विकसित किया था, तो फैराडे को आपको याद है, फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे ने बतलाया कि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा को जन्म देती है। जैसे ऑरस्टेड ने बताया कि धारा, किसी चालक तार से धारा का प्रवाह होता है तो यह धारा चुंबक बनाती है, उसी प्रकार ऑरस्टेड ने बताया कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो फैराडे किसके सिद्धांत को बताया, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या बताया गया कि चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन विद्युत धारा को जन्म देते हैं, यही। तो फैराडे ने किसके बताया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जब वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक भी कर दीजिए और बच्चों को शेयर भी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, विद्युत और चुंबकत्व का एकीकरण, मतलब दोनों को एक करने का, विद्युत अलग था चुंबक अलग था, दोनों को एक साथ करने का प्रयास। तो विद्युत और चुंबकत्व को एकीकरण करने का जो प्रयास है, इन दोनों को एक में लाने का जो प्रयास है वह किसके द्वारा किया गया, मैक्सवेल के द्वारा किया गया। तो विद्युत और चुंबकत्व को एक साथ करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, मैक्सवेल के द्वारा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को एम्पियर ने बताया, पर दोनों को एक साथ करने का प्रयास किस वैज्ञानिक को जाता है, तो वे कौन है, मैक्सवेल। आपको ध्यान होगा कि मैक्सवेल के बारे में हम पढ़ाते समय यह बताए हुए थे कि मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व को मिलाकर एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। और मैक्सवेल के 4 नियम हम लोगों ने लिखा है। जो इन 4 नियमों के बारे में मैक्सवेल का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और चतुर्थ नियम करके पढ़े हुए हैं, वह क्या बताता है, वो यही बताता है कि विद्युत से हम चुंबकत्व का एकीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो वह किया गया मैक्सवेल के द्वारा। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व को मिलाकर कितने नियम दिए थे, 4 नियम दिए थे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सवेल किसके लिए समीकरण दिए थे। सिंपल सी बात है कि विद्युत चुंबकत्व के लिए थे। कितने दिए थे, 4 नियम दिए थे। चारों नियम आपको याद भी होगा। जब चारों नियम याद होगा, अगर नहीं है जाके कॉपी उलाटिए, जिन जिन नियमों के बारे में चर्चा किए हैं उनको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए। किन किन के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया, ऑरस्टेड के बारे में किया, फैराडे के बारे में किया, मैक्सवेल के बारे में किया। मैक्सवेल के चारों समीकरण की जिन चर्चा किए हैं उनको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए, ताकि इस
जान सके कि आप लोग का जो प्रैक्टिस है, आप लोग का जो रिवीजन है वे हो पा रहा है। तो मैक्सवेल ने किसका समीकरण दिया था? विद्युत चुंबकीय। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैक्सवेल के चारों नियमों का पहला नियम क्या कहता है, दूसरा नियम किसके बारे में, तीसरा नियम किसके बारे में, चौथा नियम किसके बारे में, इन सारी चर्चाओं के बारे में। लास्ट क्वेश्चन, लॉरेंज ने विद्युत चुंबकत्व किस पहलू को समझाया? लॉरेंज भी एक साइंटिस्ट है। लॉरेंज ने बताया कि जब गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है, लॉरेंज ने बताया कि गतिमान इलेक्ट्रॉन पर विद्युत और चुंबकीय बल कार्य करते हैं। तो कोई पूछे कि लॉरेंज विद्युत चुंबकत्व के किस पहलू को समझाया, तो लॉरेंज जो है विद्युत चुंबकत्व के इलेक्ट्रॉन के गति के सिद्धांत को समझाया। इलेक्ट्रॉन के गति को सिद्धांत को लॉरेंज ने बता रहे थे, उन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन गति कर रही होती है तो गति के दौरान उसमें विद्युत और चुंबक दोनों पाए जाते हैं। तो लॉरेंज किसके बारे में बताएंगे? इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब किसी चीज़ से गति करती है तो विद्युत भी लेके आती है और चुंबक भी लेके आती है। तो ये रहे आज के 25 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि ये सारे 25 क्वेश्चंस आपको याद भी होंगे, और जो नहीं याद होंगे आप बार बार देखिए, सुनिए डिस्कशंस को, एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो सके। यकीन मानिए कि अगर आप लोग इस तरह से पढ़ाई करेंगे, टॉपिक वाइज सारे ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे, तो आपको बेनिफिट होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और यह हमारा प्रयास रहेगा कि अगले वीडियो में चालक और विद्युत रोधी वाले जो टॉपिक है उससे जितनी भी ऑब्जेक्टिव बन सकती हैं आपके एग्जाम में, उन सारे ऑब्जेक्टिव को लाने का प्रयास करेंगे। हम लोग एग्जाम के आने तक, एग्जाम से पहले ही हम लोग पूरे टॉपिक्स को टॉपिक वाइज करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। जब वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने आसपास जो भी दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करिए, और बताइए कि हम लोग इस चैनल पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज फिजिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव को और जो द्विगुतरीय क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में चालक और विद्युत रोधी पढ़ेंगे, तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा, और वहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक, थैंक यू।